हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया अपन पढ़ रहे थे पार्ट 2 पे। ठीक है, तो अपन ने पहली वीडियो में अपन ने नॉर्मल जीन ट्रांसफ़र की बात करी थी और क्या बात करी थी, म्यूटेशन की बात करी थी। और बेसिकली सबसे पहला जो अपन ने 4 फॉर्म्स पढ़े थे इसके, ठीक है, 4 याद है ना आपको? कौन कौन से, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, लाइसोजेनिक कन्वर्जन और कॉन्जुगेशन। तो उसमें से अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देख रहे हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसडक्शन। तो क्या होता है ट्रांसडक्शन? अगर सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करें, बेसिकली मैंने क्या बताया था, इट इज़ बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है, अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, जीन ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम एक बैक्टीरिया टू अनादर। तो वही जीन ट्रांसफ़र की डेफिनेशन ही हो गई। बाय, अब ये कैसे हो रहा है? बाय बैक्टीरियोफाज। तो ये बैक्टीरियोफाज मीडिएटेड है। ठीक है, ये वाला निकल जाता है, बाय बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफाज मीडिएटेड है। बैक्टीरियोफाज एक नॉर्मल एक वायरस है जो कि डेट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को और उनके अंदर मल्टीप्लाई करता है, तो एक वायरस है। ठीक है, मैंने बताया था वायरस है ये। तो ये बैक्टीरियोफाज के मीडिएटेड है। मतलब क्या होता है कि जैसे ये बैक्टीरिया एक है, ठीक है, इसके जीन अब बैक्टीरियोफाज जैसे इसमें इन्फेक्ट करा। ठीक है, तो ये अपन एक समझ लो ये बैक्टीरियोफाज बनाया, ये इस पे इन्फेक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके अंदर आएगा। बेसिक सिंपल आइडिया बता रहा हूँ, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसका न्यूक्लियस जो है वो ये बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएगी इसके अंदर। फिर ये बैक्टीरियोफाज क्या होगा कि बैक्टीरिया का जो नॉर्मल डीएनए होगा उसका भी कुछ पोर्शन इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रांसफ़र करेगा, दूसरे बैक्टीरिया में जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा और ये जो अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देगा इसके अंदर। बट इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर बैक्टीरियोफाज का हो सकता है और डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया का जो है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इतना एक ऐसा है कि मतलब इट इज़ बैक्टीरियोफाज मीडिएटेड, इतना याद रखो। ठीक है, कि एक बैक्टीरिया से अदर बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर हो रहा है थ्रू बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है वो अपन ने बात करी ली कि इट इज़ मतलब क्या हो सकता है कि पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए, कि जो होस्ट मतलब बैक्टीरिया। ठीक है, होस्ट डीएनए, पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए मे गेट इनकॉर्पोरेटेड। जब बैक्टीरियोफाज एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है इट मे गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियोफाज। ठीक है, वही बात करी थी अपन ने कि ये बैक्टीरियोफाज इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो बैक्टीरिया का डीएनए भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है। ठीक है, और ये का ये फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा ये। ठीक है, तो इससे जो नए बैक्टीरिया में होंगे उसमें न्यू जीन्स आ जाएंगे। ठीक है, और न्यू कैरेक्टर्स एक्वायर कर लेंगे ये नए बैक्टीरिया। ठीक है, तो बेसिक इतना सा है, बट है ना, वही लिखने का तरीका अपन ने लिखा नहीं, बट पूरा समझ तो आ गया ना आपको। ये मेन कंसेप्ट ये है कि समझ में आना चाहिए। अब अपन बात करें तो बैक्टीरियोफाज जो होता है, बैक्टीरियोफाज जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो इट कैन परफॉर्म 2 टाइप ऑफ साइकिल इन होस्ट बैक्टीरिया। 2 टाइप ऑफ साइकिल्स अपन पढ़ेंगे, एक तो होती है लाइटिक या विरुलेंट साइकिल। ठीक है, तो लाइटिक साइकिल होती है या विरुलेंट साइकिल होती है, और एक होती है आपकी लाइसोजेनिक या टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं इसको। तो इन दोनों के कैसे कैसे मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है उसके अंदर, वो तरह के 2 साइकिल परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें लाइटिक साइकिल की या विरुलेंट साइकिल की, तो इसमें क्या होगा, सिंपली ये बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इसने इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बैक्टीरियोफाजिस। तो बहुत सारे इसके डॉटर सेल्स बनेंगे जिसको बोलेंगे अपन प्रोजेनी बैक्टीरियोफाजिस। ठीक है, तो ये सिंपल बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है एंड इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियोफाजिस। बट अब इसको जब निकलना होगा सेल के अंदर से बाहर, जैसे ये सेल में इसने इन्फेक्ट किया, बहुत सारे अंदर सेल के अंदर बन गए, अब बाहर निकलना है तो ये कैसे करेगा, बाय रप्चर ऑफ सेल। तो बैक्टीरिया का सेल क्या होगा, इसमें मर जाएगा। ठीक है, एंड में जाके बैक्टीरिया खत्म है। जो जीन दे रहा है ठीक है, वो तो ठीक बात है, बट एंड रिजल्ट क्या है कि बैक्टीरिया सब्सिक्वेंटली रिलीज होगा ये, तो इट कॉजेज लाइसिस एंड डेथ ऑफ द होस्ट सेल या बैक्टीरियल सेल। लाइसोजेनिक साइकिल या टेम्परेट साइकिल में क्या होता है कि इसमें होस्ट बैक्टीरिया जो है अनहार्म्ड रहता है, होस्ट बैक्टीरिया इज अनहार्म्ड। कैसे क्या होता है, अब अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि फेज का डीएनए है, ठीक है, फेज ने खुद का डीएनए इंजेक्ट किया, इट रिमेन्स इंटीग्रेटेड, इसके किसके साथ रहता है ये, इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज क्या है मतलब, प्रोफेज का मतलब है कि बैक्टीरिया का डीएनए और फेज का डीएनए दोनों साथ में इंटीग्रेटेड रहते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये आपका होस्ट का डीएनए, तो ऐसे इंटीग्रेटेड। ठीक है, अलग कलर से नहीं बना रहा हूँ मैं, समझ गया ना। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं प्रोफाज। और ये प्रोफाज जो होता है इट मल्टीप्लाइज, ऐसे बना लेता है और मल्टीप्लाई करता है सिंक्रोनसली। ठीक है,
सिंक्रोनसली मल्टीप्लाई करता है विथ बैक्टीरियल डीएनए। मतलब जैसे जैसे बैक्टीरिया का डीएनए भी मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे वैसे फाज का डीएनए भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। बट अब क्या है, इसमें भी इसको बाहर निकलना है, तब तो ये क्या करेगा, ये जो बहुत सारे फिर डॉटर फेजेस बन जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फेज जो बाहर आएगा जब तो वैसे ही आएगा कि सेल तो रप्चर होगा ही होगा, ठीक है। बट इसमें ये डिफरेंस क्या है कि आपको ये याद रखना है कि ये प्रोफेज बना रहा है, ठीक है, कि फेज का डीएनए बैक्टीरियल के डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है एज अ प्रोफेज, ठीक है। बट जब फेज के डीएनए को बाहर आना होगा तो डिसइंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा होस्ट सेल से, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में डॉटर सेल्स बनाएंगे और ये डॉटर सेल्स फिर वापस रप्चर करके ही आएगी वापस, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं है अनहार्म तो अपन ने बोल दिया, बट क्यों बोला मुझे भी इतना नहीं समझ आया, क्योंकि हार्म तो आखिर में हो ही रहा है ना, बाहर निकलेगा तभी जीन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। बाकी आपको मेन कंसेप्ट ये याद रखना है कि ये दोनों साइकिल अपन ने बैक्टीरिया के हार्म अनहार्म के बेसिस पे नहीं है, बाकी ये प्रोफेज के बेसिस पे है कि इसमें प्रोफेज बनेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अपन अगर टाइप्स की बात करें तो ट्रांसडक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। एक होता है आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और दूसरा होता है आपका स्पेशलाइज्ड या रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन। तो अपन पहले तो जनरल नाम तो लिख ही देते हैं, स्पेशलाइज्ड या रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो अब अपन अगर सबसे पहले बात करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की, ठीक है। मेन आपको अभी तक की थ्योरी समझ में आ गई होगी ना, तो भी लिखने के लिए बहुत मैटर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपन थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है, दोनों में क्या है कि आपको सबको पता है कि बैक्टीरियल के डीएनए का ट्रांसफ़र तो होना ही होना है, ठीक है। तो अब कैसे करना है वो अपने ऊपर है, अपन मतलब कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन समझ लेते हैं ये दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जनरलाइज ट्रांसडक्शन में कि ट्रांसफ़र हो सकता है ऑफ एनी पार्ट ऑफ डोनर डीएनए, एनी पार्ट ऑफ डोनर बैक्टीरियल जीनोम, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एनी पार्ट ऑफ डोनर बैक्टीरियल जीनोम इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किससे होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट याद रखना कि इट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। अभी मैं इसका एक डायग्राम से समझाऊंगा, बट ये वर्ड समझ लो आप, इट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव असेंबली ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल, ठीक है। तो अपन ने ऊपर जो लाइटिक साइकिल पढ़ी थी जब, तो इसमें डिफेक्टिव असेंबली होती है, ठीक है। डिफेक्टिव असेंबली किसकी होती है, अपन एक बार डायग्राम से समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि पैकेजिंग एरर्स हो रहा है, पैकेजिंग एरर्स, ठीक है। जैसे ही बैक्टीरियोफाज ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा एक बैक्टीरिया को, तो क्या होगा कि उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो अपन एक बार डायग्राम से अच्छे से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। पैकेजिंग एरर्स और डिफेक्टिव असेंबली, ये दोनों वर्ड आपको मेन की वर्ड्स है, ठीक है। ये इस पर क्या आता है, एमसीक्यू आ सकता है कि कहीं भी एमसीक्यू में ऐसा वर्ड दिख जाए, ठीक है। तो आपको जनरलाइज ट्रांसडक्शन है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अपन एक डायग्राम से समझते हैं इसको, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपन समझेंगे इसको। तो सिंपल सी बात है कि ये बैक्टीरिया का सेल है और ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। अब इस बैक्टीरियोफाज ने इसको इन्फेक्ट किया, तो ये बैक्टीरियोफाज पूरा अंदर नहीं आता है, इसका डीएनए अंदर आता है, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर से जो बनाया ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए और ये नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इसने इन्फेक्ट किया तो होस्ट डीएनए का डिस्ट्रक्शन होगा, तो ये डिस्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये वायरस है जिसने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया है। अब क्या होगा कि वायरस डीएनए प्रोटीन्स, डीएनए बनाएगा, वायरस के डीएनए बनेगा और कोड प्रोटीन्स बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बताया, वायरस सेल में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन चालू कर देता है, ठीक है, जो अपन ने जनरल पहली वीडियो में ही बता दिया था कि वायरस जो होता है वो कोई भी सेल में आने के बाद अपनी सिंथेसिस मशीनरी चालू कर देता है। अब ये क्या है कि ये वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और कोड प्रोटीन्स भी बन रहे हैं। अब क्या होगा, पूरा का पूरा वायरस तैयार हो गया अंदर। बट अब बात क्या थी कि अपना वायरस का डीएनए कौन सा कलर का था, ऑरेंज कलर का, है ना, सबको पता है, दिख रहा है ऑरेंज कलर का। अब डॉटर सेल्स हैं उनमें भी क्या होना चाहिए, ऑरेंज कलर का ही डीएनए होना चाहिए। बट इसमें देखो आप, ये वाले के अंदर देखो, इसमें क्या हो रहा है, जो आपका नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए था वो इसके अंदर आ गया, तो क्या हुआ है, पैकेजिंग एरर हुआ है। पैकेजिंग एरर हुआ है मतलब कि जो नहीं आना चाहिए था वो आ गया है। तो इट इज़ रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव असेंबली ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल, ठीक है। तो डिफेक्टिव असेंबली हो गई तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल। अब यही वाला जो बैक्टीरियोफाज बाहर निकलेगा इन फ्यूचर वो दूसरे सेल को अटैक करेगा। तो ये वाला डीएनए, अब बैक्टीरियोफाज का डीएनए कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। बट वो था किसका, उस वाले बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का था। अब क्या होगा, जैसे ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया इसने, तो अब इसके 3 फेजेस हो सकते हैं, 3 फेट हो सकते हैं।
सबसे पहला क्या हो सकता है, जिसका नाम है अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। अभी अपन लिख भी लेंगे इसको। अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन में क्या है कि जो नॉर्मल है, आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, मोस्टली ये होता है 70 to 90% अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन ही होता है, जिसमें जो ये डीएनए ऐसे ही अलग से ही रह जाता है, इंटीग्रेट नहीं होता, ठीक है, होस्ट के डीएनए के साथ या बैक्टीरिया क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट नहीं होता, बट सर्वाइव कर सकता है, एबिलिटी टू सर्वाइव, ठीक है, और एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया आपका अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। अब क्या हो सकता है, जीन ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो होता है स्टेबल जीन ट्रांसफ़र, एक होता है अनस्टेबल जीन ट्रांसफ़र। स्टेबल जीन ट्रांसफ़र में क्या हुआ कि जो आपका इंटीग्रेशन ही हो गया, ये वाला जो डीएनए था नया वाला जो उस बैक्टीरिया का था, वो इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, तो ये स्टेबल जीन ट्रांसफ़र, अपन को यही चाहिए था। बट अनस्टेबल जीन ट्रांसफ़र भी हो सकता है, जैसे कि ये डोनर डीएनए जो है, ये डोनर डीएनए क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब कंपेटिबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और आखिर में फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा इसको, इसलिए बोलते हैं अपन अनस्टेबल जीन ट्रांसफ़र। तो समझ आया, वापस से एक बार देख लो फटाफट से, ठीक है। बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद उसने उसका डीएनए अंदर डाला, उसके बाद डिस्ट्रक्शन हो गया होस्ट डीएनए का, फिर ये सारे वायरस के कैप्सिड सिंथेसिस हो रहा, वायरस के प्रोटीन्स बन रहे हैं, बैक्टीरियोफाज बन चुके हैं, बट सारे तो सही बने, बट एक वाला ये गलत बना, जिसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल, यही है आपका पैकेजिंग एरर। और मेन की पॉइंट क्या था, डिफेक्टिव असेंबली, ठीक है, डिफेक्टिव असेंबली ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल। फिर अब क्या हो गया, तीन फेट हो सकता है। अब ये क्या कर सकता है, एक तो मोस्ट कॉमनली जो होता है अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, ठीक है, जिसमें ऐसा का ऐसे ही रह गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है, जीन तो ट्रांसफ़र नहीं हुआ ना, बट ये जो प्रोटीन है ये सर्वाइव करेगा, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकता है अपने आप को। दूसरा है स्टेबल जीन ट्रांसफ़र, जिसमें बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया, और तीसरा अनस्टेबल, जिसमें इसकी लाइसिस हो गई है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये आपका था जनरलाइज ट्रांसडक्शन। तो इसमें आपको मेन कीवर्ड्स क्या याद रखना है, वापस से फटाफट से मेरे साथ बोलो, यही याद हो जाना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, इट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव असेंबली ड्यूरिंग लाइटिक साइकिल एंड इट अकर्स ड्यू टू पैकेजिंग एरर्स, ठीक है। डिफेक्टिव असेंबली ऑफ डॉटर फेजेस, पैकेजिंग एरर्स का मतलब डायग्राम समझने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज़ डिफेक्टिव असेंबली ऑफ डॉटर फेजेस, ठीक है, कि ये जो डॉटर फेजेस बन रहे थे उसमें बैक्टीरिया का क्रोमोसोम चला गया, ठीक है, खुद का जाना चाहिए था, सिंथेसिस होना चाहिए था, बट पैकेजिंग एरर्स हो गई है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ओन डीएनए, खुद के डीएनए की बजाय बैक्टीरियोफाज में कौन सा हो गया, होस्ट का डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया, और वही डॉटर फाज फिर जाके दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो समझ गए। उसके अलावा लास्ट में अपन ने क्या देखे, तीन फेट्स देखे, वो वापस से मेरे साथ रिवाइज करो, कौन कौन से थे। एक तो था अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अपन ने डिस्कस कर ही लिया कि इट इज़ नॉट इंटीग्रेटेड विथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, तो अलग से ही सेल में पड़ा हुआ है, बट इट इज़ एबल टू सर्वाइव, ठीक है, एबल टू सर्वाइव, इसलिए इसको अनस्टेबल जीन ट्रांसफर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सर्वाइव भी कर रहा है और एक्सप्रेस भी कर रहा है खुद को, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरा फेट क्या हो सकता है, स्टेबल जीन ट्रांसफ़र। स्टेबल जीन ट्रांसफ़र में मैंने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ, हो गया है, ठीक है, तो यही चाहिए था अपन को। और एक होता है अनस्टेबल जीन ट्रांसफ़र, जिसमें क्या हो गया कि डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, डोनर डीएनए का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वो डीएनए कोई काम का नहीं है अब, ठीक है, वो वापस एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये आपका पहला टाइप का था जनरलाइज ट्रांसडक्शन। अब अपन देखते हैं दूसरा टाइप, ठीक है। तो बेसिकली आपको वो यही ध्यान रखना है, ठीक है, इतना आप, मैं सिंपल सी बात ये समझता हूँ, एक अपन अभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, डायग्राम भी अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया है, बट 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा ट्रांसडक्शन का, आपको पूरा पेपर करना है 100 नंबर का 3 घंटे के अंदर, तो आप इतना नहीं लिख पाओगे। इसीलिए अपन जो मेन कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं कि ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप ये ऐसे कीवर्ड्स लिख लो कि डिफेक्टिव असेंबली, पैकेजिंग एरर्स, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे को पता है 2 टाइप के होते हैं, बट इसके पास टाइम नहीं है लिखने का, ठीक है। बाकी आपने शुरू में इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, इतनी बढ़िया डेफिनेशन लिखी, 2 साइकिल समझाई, लाइटिक साइकिल, टेम्परेट साइकिल, काफ़ी हद तक 5 में से 5 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। बट आप ज़्यादा लिखने भी जाते हो तो वो उसका भी डिसएडवांटेज रहता है कि आपका पेपर छूट सकता है, ठीक है। बट मैं नहीं कह रहा कि नहीं लिखना, अगर लिखा जाए और सही है तो बढ़िया लिखना चाहिए, ठीक है, बट अपन को मेन कीवर्ड्स नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की बात करें तो इसका क्या होता है, इट इज़ कैपेबल, इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसडक्शन तो हो ही रहा है, ट्रांसड्यूसिंग ओनली अ पर्टिकुलर जीनोम। उसमें तो क्या बोला था कि बैक्टीरिया के जीनोम में पूरा का पूरा, जैसे ये जीनोम है तो कोई वाला भी, यहाँ से जीन टूटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट अब ये समझना, इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसड्यूसिंग ओनली अ पर्टिकुलर जीन या जेनेटिक सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोजोम। कौन सा बैक्टीरियल क्रोमोजोम ट्रांसड्यूस होगा, डेट इज़ प्रेजेंट, ये बात ध्यान रखना अब इसमें, एडजेसेंट टू फेज डीएनए, ठीक है,
एडजेसेंट टू फेज डीएनए। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्रोफेज का कंसेप्ट आएगा आपका, ठीक है, प्रोफेज का कंसेप्ट आएगा। प्रोफेज क्या बताया मैंने, फाज का डीएनए और बैक्टीरियल का डीएनए साथ में इंटीग्रेटेड, जैसे ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए और ये अपना डीएनए बैक्टीरिया का डीएनए, तो ये इंटीग्रेटेड रहते हैं वो प्रोफाज में। तो ये प्रोफाज जो है वो लाइसोजेनाइज्ड सेल होता है, ठीक है, अपन अभी पढ़ेंगे लाइसोजेनिक कन्वर्जन, ठीक है। तो लाइसोजेनाइज्ड सेल, अब इसमें क्या होता है देखो, इसको भी अपन डायग्राम से ही समझते हैं। जैसे अब इसमें बैक्टीरिया स्टार्टिंग में ही कैसा है, ये लाइसोजेनाइज प्रोफेज के फॉर्म में, इसने पहले से ही कोई भी बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट करा होगा इसको, ठीक है, और करा होगा इन्फेक्ट, और फिर क्या हुआ होगा कि ना इसमें वो हो गया होगा, इंटीग्रेशन हो गया होगा और ये प्रोफाज बन गया। देख रहे हो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ग्रीन कलर का है, ठीक है, और ये आपका फाज का क्रोमोसोम है, बैक्टीरियोफाज का क्रोमोसोम इंटीग्रेटेड फॉर्म में रह रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन लाइसोजेनाइज्ड सेल विद प्रोफेज। अब इसमें क्या होगा, रेयर डिसइंटीग्रेशन होगा, डेट इंड्यूस सम बैक्टीरियल जीन्स, इंक्लूड सम बैक्टीरियल जीन्स। अब क्या होगा, अब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जैसे ही डिसइंटीग्रेट होगा तो ये आपका बैक्टीरिया, ये जो फाज का जो डीएनए था उसके साथ ये थोड़ा सा हरा वाला भी लेके आ गया, देख रहे हो आप साथ में, ठीक है। कलर कोडिंग बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि आप कुछ भी कलर का बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि हरा का हरा ही होना चाहिए, बट समझना, ठीक है, समझना। तो कुछ बैक्टीरिया के जीन्स लेके आ गया ये, तो कौन से लाया, वो स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन, कौन से लाया, जो कि इसके पास में प्रेजेंट थे वही लाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डिफेक्टिव फेजेस होगा। अब ये फेजेस जो है वो रेप्लिकेशन कर रहे हैं, बहुत सारी कॉपीज़ बन रही है, ठीक है। अब ये फाज भी बन गए हैं पूरा, है ना, कैप्सिड वेप्सिड सब बन गया और पूरे बैक्टीरियोफाज बन गए। अब ये बाहर निकलेंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, मैंने बताया था लाइसिस से ही निकलेंगे, कुछ भी हो जाए, बैक्टीरियोफाज प्रोफेज की फॉर्म में भी है तो भी लाइसिस तो करनी ही पड़ेगी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब लाइसिस हो गई, अब ये दूसरे बैक्टीरिया को, जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो इसमें इसने किया, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या था कि इसने किसको इन्फेक्ट किया, जो कि खुद इन्फेक्टेड था सेकंड फाज से, तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये वाला जो है ये बैक्टीरिया का डीएनए और एक खुद से ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब ये वाला इसने डीएनए इसके अंदर निकाल दिया, ठीक है, जो कौन सा बना था अपने पास, आधा पिंक आधा हरा बना था, वो इसने इसमें निकाल दिया। अब क्या होगा कि ये प्रोफेज के जैसे इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, कि पूरा का पूरा देखो, दो कलर के तो ये थे और दो कलर के ये थे, ये चारों कलर आप देख सकते हो इस गोले में बनाया। तो इसके अंदर क्या है कि बैक्टीरिया क्रोमोसोम कंटेनिंग बोथ वायरस एंड डोनर डीएनए। तो इसके अंदर क्या है अपन ने ट्रांसलेशन में क्या पढ़ा था कि जो डोनर डीएनए कौन सा है आपका, ग्रीन कलर का, सिंपल सा ये समझो। अब ग्रीन कलर का तो आना ही था, बट साथ में कौन सा आ गया आपका, पिंक कलर का भी आ गया, मतलब पिंक कलर किसका था, फाज का था, तो बैक्टीरियोफाज का डीएनए भी पूरा ही आ गया। तो ये एक तरह से अपन अगली जो पढ़ेंगे लाइसोजेनिक कन्वर्जन, उसके जैसा है। अभी अभी समझ नहीं भी आया हो तो लाइसोजेनिक कन्वर्जन समझ में तो कुछ नहीं, वहाँ भी वही है, बट ये इस तरह का। अब देखो दूसरा फेट क्या है कि ये किसको इन्फेक्ट कर रहा है, नॉर्मल बैक्टीरिया के सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर खाली बैक्टीरिया का डीएनए नॉर्मल, अब ये इन्फेक्ट करा। अब क्या होगा, क्रॉस ओवर होगा टू इंटीग्रेट बैक्टीरियल जीन। अब इसमें क्या होगा कि कुछ अपने आप ही मैकेनिज्म चलते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस ओवर, ठीक है। तो ये क्रॉस ओवर वर्ड ध्यान रखना। तो जो बैक्टीरिया का डीएनए था, कौन से कलर का था बैक्टीरिया का डीएनए, कौन सा था, ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला इसमें इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर हो गया ना। ट्रांसडक्शन ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू बैक्टीरियोफाज। तो वन बैक्टीरिया जो कि ये वन था और ये टू बैक्टीरिया है, तो वन से टू में ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए जो कि ग्रीन कलर का था वो इसमें आ गया है। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंटेनिंग डोनर डीएनए, ठीक है। और बाकी कुछ भी हुआ वो मतलब नहीं है। अब बाकी जो था फाज का डीएनए था उसने इससे भी थोड़ा बहुत और ले लिया, वो कोई बात नहीं, अपन को कुछ मतलब नहीं, जीन ट्रांसफ़र हो गया। तो ये क्रॉस ओवर वाला है ना, ये प्योर टाइप का स्पेशलाइज ट्रांसलेक्शन है। बाकी जो ये वाला है इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया का डीएनए तो गया ही गया, पर बैक्टीरियोफाज का भी गया, वायरस का भी गया, तो दोनों गए। और एज अ पूरे के पूरे बैक्टीरियोफाज के भी कैरेक्टर्स इसमें आ जाएंगे। तो ये एज अ फॉर्म ऑफ लाइसोजेनिक कन्वर्जन है जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, वापस से देखना एक बार। तो क्या है, वही प्रोफाज के फॉर्म में था, ठीक है। उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ, फिर वायरस की कॉपीज़ बन गई। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया जो दूसरे फाज से पहले से इन्फेक्टेड था उसको किया, तो एज अ होल पूरे के पूरे चारों कलर इसमें आ गए। और बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिसके अंदर वायरस का भी डीएनए है और डोनर बैक्टीरिया का भी डीएनए, ठीक है। और नॉर्मल क्या होगा आपका स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन में कि नॉर्मल बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा ये, फिर क्रॉस ओवर होगा और जो आपका जो पहले बैक्टीरिया का जीन था वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये इट इज़ ए फॉर्म ऑफ, अगर सिंपल वे में बोले तो सिंपल जीन ट्रांसफ़र है, ठीक है। सिंपल जीन ट्रांसफ़र हो गया। तो ये आपका दूसरा टाइप का था स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो अब इसका रोल क्या है ट्रांसडक्शन का, सिंपल सी अगर अपन बात करें रोल क्या है, समझ तो गए होंगे आप, ठीक है, डायग्राम से। अब रोल कुछ नहीं है, बेसिक सा रोल ये है कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र, वही मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स इन बैक्टीरिया, ठीक है, ये तो पता ही है आपको
तो ये किसके लिए यूज़ होता है? एज ए फॉर्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल कि जैसे अपन ले ले प्लाज्मिड कोडेड पेनिसिलिन जीन्स, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो स्टेफाइलोकोकस में प्लाज्मिड कोडेड जो पेनिसिलिन जीन्स थे उनका ट्रांसफ़र ट्रांसडक्शन से हो सकता है, ठीक है। तो ये एज ए फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ही इसका रोल है, ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरा वाला, ठीक है। अब अपन देखते हैं ट्रांसडक्शन हो गया, अब अपन देखते हैं लाइसोजेनिक कन्वर्जन। अब इसमें मुझे आपको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं लगेगी, अब आप मेरे साथ साथ जवाब दोगे क्योंकि मैंने उस डायग्राम में बताया था लाइसोजेनिक कन्वर्जन क्या है, तो आप समझ गए होंगे। लाइसोजेनिक कन्वर्जन कुछ भी नहीं है। देखो टेम्परेट या लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है जो अपन ने पढ़ी थी, है ना, 2 लाइफ साइकिल पढ़ी थी, टेम्परेट या लाइसोजेनिक साइकिल। तो इसमें क्या बात पढ़ी था अपन ने कि जो फेज डीएनए था, मैंने क्या बताया था, फेज का डीएनए था वो किसके साथ इंटीग्रेट रहता है? इट रिमेन्स इंटीग्रेटेड विथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रोफाज, जो अपन अभी देख के ही आए हैं, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं अपन, तो प्रोफाज है, ठीक है। अब ये प्रोफाज क्या है? इट मल्टीप्लाइज, और वो भी बताया था मैंने कि प्रोफाज जो है वो मल्टीप्लाई करता है सिनक्रोनसली विथ बैक्टीरियल डीएनए। तो वायरस का डीएनए जो है वो बैक्टीरियल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया और उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। बट अब जीन ट्रांसफ़र तो होना ही है क्योंकि ये मेथड ही जीन ट्रांसफ़र का है सर। ओके जी, तो अब क्या करेंगे अपन? जीन ट्रांसफ़र करना है, बट इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये याद रखना है कि जो प्रोफाज पूरा का पूरा है, जो मैंने इसमें भी बताया था, आपको याद हो तो, ठीक है। जैसे ये प्रोफाज है ना, ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए और ये, तो ये एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। ये पूरा का पूरा प्रोफाज जो है, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए तो ट्रांसफ़र करना है अपन को, बट वायरस का तो वापस से छोड़वाना है ना, जैसे क्रॉस ओवर में हो रहा था स्पेशलाइज ट्रांसक्रिप्शन में। इसमें क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का डीएनए प्रोफाज एक्ट एज एडिशनल क्रोमोसोम एलिमेंट, पूरा का पूरा एडिशनल क्रोमोसोम एलिमेंट। और ये क्या करता है? ये एडिशनल क्रोमोसोम विच एनकोड्स फॉर न्यू कैरेक्टर्स, है ना। और ये प्रोफाज ही पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है टू डॉटर या बैक्टीरियल सेल्स, डोनर रेसिपिएंट बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है अपन, रेसिपिएंट बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया था, ठीक है, उसका डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाने को ही जीन ट्रांसफ़र तो कह रहे थे अपन, बट ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फाज का डीएनए भी गया इस जीन के अंदर, ठीक है। वो अलग नहीं हुआ, क्रॉस ओवर नहीं हुआ, इसी को अपन बोलते हैं इन दोनों को मिला के प्रोफाज, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा गया, तो इट एक्ट एज एडिशनल क्रोमोसोमल एलिमेंट, इट इज़ मतलब न्यू जीन्स प्रोवाइड हो जाएंगे एकदम, बैक्टीरिया के भी जीन्स है और वायरस के भी आ जाएंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इम्पार्ट्स टॉक्सिजेनिसिटी। जो बैक्टीरिया में टॉक्सिजेनिसिटी होती है ना, कि टॉक्सिन्स प्रोडक्शन होता है ना बैक्टीरिया में, वो इसकी वजह से होता है। टॉक्सिजेनिसिटी प्रोवाइड करता है कि फेज डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो फेज का डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है विरुलेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिन कोडेड जीन्स हैं, टॉक्सिन कोडेड जीन्स है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ तो कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया फेमस एग्जांपल है। अभी अपन पढ़ेंगे कौन कौन से ये शो करते हैं, बट कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया में क्या होता है कि डिप्थेरिया टॉक्सिन होता है, सबको पता है डिप्थेरिया टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ है, इसीलिए अपन वैक्सीन भी कौन सी देते हैं? डिप्थेरिया टॉक्सोइड, ठीक है, सबको पता है ना ये तो डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है इट इज़ कोडेड बाय लाइसोजेनिक और फेज डीएनए, लाइसोजेनिक या फेज डीएनए। तो ये डिप्थेरिया टॉक्सिन जो है ये फेज कोडेड ही है, और इसमें क्या होता है कि फेज का डीएनए भी इंटीग्रेटेड रहता है, इसीलिए ये टॉक्सिन इतना हार्मफुल है। अगर अपन इस टॉक्सिन में से एलिमिनेशन कर दे फेज का, एलिमिनेशन ऑफ फेज फ्रॉम टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन में से किसी भी मेथड से अपन अगर एलिमिनेशन कर दे तो वो स्ट्रेन जो हो जाएगी वो नॉन टॉक्सिजेनिक हो जाएगी और नॉन हार्मफुल हो जाएगी। जो आपका डिप्थेरिया होता है वो टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ है, बट आपको एज अ हार्मफुल डिजीज़ है ये, बट ये हार्मलेस कब हो जाएगी? जब आप एलिमिनेशन कर दो फेज का, ठीक है, जो कि कर नहीं सकते, बट एक एज अ थियोरेटिकल पॉइंट है। क्यों बताना चाह रहे हैं ये अपन कि ऑल ओवर द फॉलोइंग अगर अपन सीधी बात ये करें तो फेज का डीएनए इज़ मोस्ट हार्मफुल, विरुलेंस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेंजरस जो सिम्टम्स होते हैं वो फेज के डीएनए की वजह से आते हैं, और वो फेज का डीएनए हट नहीं रहा है, वो इसके साथ ही आ रहा है, तो ये लाइसोजेनिक कन्वर्जन है। तो अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू भी आता है और वाइवा में भी पूछते हैं कि ऐसे कौन कौन से टॉक्सिन्स है जो फेज कोडेड है, ठीक है, मतलब ऐसे कौन कौन से टॉक्सिन्स है जो फेज कोडेड है, मतलब लाइसोजेनिक कन्वर्जन शो करते हैं, ठीक है। तो उसको आप कैसे याद रखोगे? A B C D E से, ठीक है।
ABCDE से। CD तो सबको पता है, अपन ने बात करी कॉलेरा टॉक्सिन और डिप्थेरिया टॉक्सिन, ठीक है। मार्कर को क्या पता क्या हुआ, अच्छा कॉलेरा और डिप्थेरिया टॉक्सिन, CD हो गया। उसके बाद ई की अगर अपन बात करें तो ई से याद रखना ई कोलाई। ई कोलाई का कौन सा टॉक्सिन, वीरोसाइटोटॉक्सिन। अपन ई कोलाई पढ़ेंगे जब बहुत सारे टॉक्सिन्स पढ़ेंगे, बट कौन सा वाला, वीरोसाइटोटॉक्सिन ऑफ ई कोलाई। अब ए और बी तो ए से अगर अपन बात करें तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए एंड सी। तो ये ए से मैंने ऐसे याद रखवाया, ठीक है। बाकी ये याद रखना, एक स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन और बी से सिंपल बोट्यूलिनम टॉक्सिन, ठीक है, जो आपका फूड पॉइजनिंग में हेल्प करता है, अपन बात करेंगे बाद में। तो बोट्यूलिनम टॉक्सिन के भी सी और डी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कॉलेरा और डिप्थेरिया तो कभी मत भूलना, ठीक है। उसके अलावा एंटेरोटॉक्सिन ई कोलाई का वीरोसाइटोटॉक्सिन, और ए से स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन, और बी से आपका बोट्यूलिनम टॉक्सिन सी एंड डी, ठीक है। तो लाइसोजेनिक कन्वर्जन और ट्रांसडक्शन में अगर मैं आपको डिफरेंस पूछूँ तो आप क्या बोलोगे कि लाइसोजेनिक कन्वर्जन में फेज डीएनए इटसेल्फ जो है, खुद जो फेज डीएनए है, इट इटसेल्फ बिहेव एज अ न्यू जेनेटिक एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही भी ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, तो न्यू जेनेटिक एलिमेंट है। वेयर एज ट्रांसडक्शन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि फेज डीएनए जो था वो ओनली व्हीकल के जैसे कि व्हीकल है कि इस जगह से उठाया और उधर पटका, ठीक है। सिंपल अगर क्रूड लैंग्वेज में बोले तो फेज डीएनए ओनली एक्ट एज व्हीकल, जो कि बैक्टीरियल जीन्स को कैरी करता है, इस बैक्टीरिया में से उठा के इस बैक्टीरिया में डाल देता है, बाकी वो उसका खुद इंटीग्रेट नहीं होता, बट इसके अंदर वो फेज डीएनए खुद इंटीग्रेट हो रहा है, तो वो लाइसोजेनिक कन्वर्जन है। फेज कोडेड टॉक्सिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ABCDE से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस वीडियो का ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांसडक्शन और लाइसोजेनिक कन्वर्जन। अब अगली वीडियो में अपन कॉन्जुगेशन देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान है, ठीक है। मेन ट्रांसडक्शन समझने में ही और इन दोनों में डिफरेंस करने में दिक्कत होती है, वो अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर अपन कुछ नहीं बचेगा अपना, ये करने के बाद अपन नॉर्मल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और लास्ट एंड फाइनल पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की, और अपने ये जनरल बैक्टीरियोलॉजी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, और कैसा लग रहा है, सब समझ आ रहा है, अच्छे से मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट वमेंट करके ज़रूर बताना। और तो क्या है, ठीक है, तो फिर है ना, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।